जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम चौरसिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पते स्टडी में स्वागत करता हूं। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं, ये सब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज मैंने 25 क्वेश्चन फिर से लाए हैं और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, मार्गरेट एटवुड और खालिस्तान को 2019 का बुकर पुरस्कार का संयुक्त विजेता नामित किया गया था। मतलब 2019 में इनके अलावा और किस व्यक्ति को बुकर पुरस्कार दिया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब आपको पुरस्कारों से भी रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाना है। पहला ऑप्शन है लूसी एलमन, तीसरा है एलिफ सफाक, तीसरा है फर्नांडिन एवरेस्टो और चौथा जो है चेगोजी ओबी ओमा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरेस्टो को जो है 2019 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद आपको कुछ भारत में भी पुरस्कार याद रखने होंगे कि भारत में ये जो पुरस्कार है किन किन को दिया गया। तो मैं आपको बताऊं तो वी एस नायपाल जी हैं। ठीक है, वी एस वी एस नायपाल जी जो हैं, वी एस नायपाल इनको जो है 1971 में इनकी एक उपन्यास था इन द फ्री स्टेट, इसके लिए इनको मिला था। कब मिला था? तो 1971 में मिला था। दूसरी बात करते हैं हम सलमान रुशीद की। ठीक है, रुशीदी, इनको मिला था 1981 में। इनका उपन्यास था मिडनाइट चिल्ड्रन। और तीसरे व्यक्ति जो हैं इनको अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय, इनको मिला था 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। इनको ये पुरस्कार बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इतनी चीजें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 दिसंबर 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के दशक के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा है डेल स्टेन, तीसरा है एलिस्टर कुक और चौथा है स्टीव स्मिथ। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विराट कोहली। तो विराट कोहली को जो है 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के दशक कप्तान के रूप में नामित किया गया था। तो कुछ विराट कोहली जी के बारे में जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन्हें 2017 में कुछ पुरस्कार इनके देख लीजिए। 2017 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है इन्हें विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर भी चुना गया था। कब? तो विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर, विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर। ठीक है, ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया था। ये कब? तो 2019 में। ये भी 2019 में इन्हें चुना गया था। इसके बाद इन्हें आईसीसी ओडीआई टीम का ऑफ द ईयर भी चुना गया था। इसके बाद 2018 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद जो है सर गॉलफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी 2018 में इन्होंने इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। तो इतनी चीज याद रखना। इसके बाद इसमें जो है आपको डेल स्टोन जो है, ये डेल स्टोन जो सेकंड नाम है ये आपको पता होना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है एलिस्टर कुक जो हैं, ये अंग्रेजी मतलब इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं ये। और स्टीव स्मिथ तो आप जानते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्खा सिंह को निम्नलिखित में से किसने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी? तो देखिए ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मिल्खा सिंह जी के बारे में। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा जनरल याकूब खान और चौथा है जनरल यह खान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, जनरल अयूब खान। और जनरल अयूब खान जी जो हैं ये पाकिस्तान से थे, पाकिस्तान के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये मिल्खा सिंह जी हैं जो आपको पता है कि ओलंपिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बने थे। 1960 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें 400 मीटर की जो रनिंग हुई थी, ठीक है, 400 मीटर की जो रनिंग हुई थी उसमें ये 4th नंबर पे थे। कहाँ पर? रोम ओलंपिक में। और आपको पता होना चाहिए कि 1958 में एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ इन्होंने जीती थी। ठीक है, और 1959 में, कब? 1959 में इनको पद्मश्री मिला था। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार जो मिला था 1959 में मिला गया था इन्हें। और
इनकी एक आत्मकथा है, वो भी याद रखना है आपको, द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है मोतीलाल नेहरू, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा है लाला लाजपत राय। तो जो इसका आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी जी जो है, इनके बारे में तो जानना इम्पोर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी जी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया बोलते थे, ठीक है, और भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी इन्हें जाना जाता था। और मोतीलाल नेहरू जो हैं, ये भी एक मतलब कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी के अध्यक्ष रहे। और लाला लाजपत राय को तो आप जानते हैं कि इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया? आरबीआई आरबीआई मतलब इकोनॉमिक से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा है तो 1971, 1956, 1949, 1935। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्त, वो 1949 में किया गया था, याद रखना। बात करें आरबीआई की स्थापना की, तो आरबीआई स्थापना जो हुई था, अधिनियम जो था 1934 का था, ठीक है। अधिनियम 1934 के साथ अप्रैल 1935 में, कब? 1 अप्रैल 1935, ठीक है। 1935 में एक समिति कमीशन था, जिसे बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन। कौन सा कमीशन? हिल्टन यंग कमीशन। इस समिति की सिफारिश से आरबीआई की स्थापना की गई थी। और आपको पता होना चाहिए कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसके यदि पहले वो गवर्नर बोले तो इसके पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। और आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में है, ठीक है, मुंबई। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर यदि पूछता है तो शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई के पास अधिक उपराज्यपाल नहीं हो सकते हैं। तो ये एक कथन है। तो आरबीआई के पास ये बोला है कि आरबीआई के पास पास जो है, आरबीआई के पास यहाँ पर डैश है, आरबीआई के पास खालिस्तान से अधिक उपराज्यपाल नहीं हो सकते हैं। मतलब इसका ऑप्शन है 2, 1, 4 और 3। तो चार से अधिक जो है आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 4 से अधिक उपराज्यपाल नहीं हो सकते हैं। आरबीआई के 1934 एक्ट के तहत, मतलब अधिनियम 1935 के तहत कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा कितनी है? पहला ऑप्शन है 4 लाख, दूसरा 3 लाख, तीसरा 2 लाख और चौथा है 5 लाख। तो आपका जो आंसर होगा वो 5 लाख रुपए होगा। 5 लाख रुपए जो है भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को जो मिलने वाली राशि है, वार्षिक सुरक्षा राशि, वो 5 लाख रुपए होगी, ठीक है। तो आपको कुछ योजनाओं से संबंधित भी चीजें पढ़नी है, आप भारत सरकार से संबंधित योजना सभी पढ़ लेना, और मैं इसकी एक वीडियो जल्द लेकर आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रख्यात नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? पहला उड़ीसा, दूसरा कथक, तीसरा भरतनाट्यम, चौथा कुचिपुड़ी। तो ये उड़ीसा से हैं। और प्रख्यात नृत्यांगना जो है रंजना गौहर, ठीक है, इनकी नृत्य शैली के जो प्रतिपादन जो इन करते हैं, ये उड़ीसा से संबंध है, ठीक है। तो बात करते हैं हम इनके बारे में। तो रंजना गौहर जो है उड़ीसा नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इन्हें जो था 2003 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री दिया गया था, ठीक है, ये भी याद रखना आप। पद्मश्री इन्हें 2003 में दिया गया था। और उड़ीसा राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, ठीक है। इसके बाद हम कथक की बात करें तो ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। और यदि भरतनाट्यम की हम बात करें तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है, कहाँ का है? तमिलनाडु का। और यदि कुचिपुड़ी की बात करें हम तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये एक कुचिपुड़ी गांव से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव नेत्र के बारे में सही है? पहला ऑप्शन है दृष्टिपटल की परिधि में शलाका शंकु के से कम होते हैं। दूसरा, श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क को संकेत पहुंचाती है।
तीसरा नेत्र लेंस दृष्टिपटल का प्रकाश केंद्रित करता है। चौथा पुतली परितारिका को नियंत्रित करती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, नेत्र लेंस दृष्टिपटल का प्रकाश केंद्रित करता है। ठीक है, नेत्र लेंस जो होता है हमारा वो दृष्टिपटल पर प्रकाश केंद्रित करता है और मानव नेत्र के बारे में यही कथन सत्य है इसमें। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू जो हमारा होगा वो आंसर थर्ड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में आयोडीन की कमी के लक्षण, ठीक है, कौन सी आयोडीन की कमी का लक्षण है? तो अचानक वजन का कम होना, ऐंठन, तीसरा है अपटू ग्रंथियों की सूजन और अतोंधी। तो आपको पता होगा अपटू ग्रंथियों की सूजन जो है ये आयोडीन की कमी के लक्षण को दर्शाती है। ठीक है, तो अपटू ग्रंथि जो है इससे यदि कभी पूछते आपसे तो हार्मोन कौन सा निकलता है, तो थायरोक्सिन। ठीक है, और आयोडीन अधिक मात्रा में स्थापित होता है यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण में बनी छवि खालिस्तान होती है। समतल दर्पण में बनी छवि खालिस्तान होती है। पहला ऑप्शन छोटी, दूसरा धुंधली और उल्टी, तीसरा पार्श्वऔंधी, चौथा है अवर्धित। इसका जो आंसर होगा पार्श्वत औंधी होगी। ठीक है, तो जो इसमें जो छवि आभासी होती है आपको पता है, और पार्श्व औंधी इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका जो आंसर होगा समतल दर्पण में बनी छवि जो है पार्श्वत औंधी होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत दुनिया में खालिस्तान सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन बॉन्ड बाजार बन गया है। का पहला ऑप्शन है दूसरा, दूसरा तीसरा, चौथा या पांचवा। तो इसका सही आंसर जो होगा दूसरा होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अकॉर्डिंग टू हम बात कर रहे हैं कि जो भारत है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन बॉन्ड बाजार बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी द्वारा घोषित किया गया जाता है। पहला ऑप्शन है राजस्व विभाग, दूसरा है भारत सरकार, तीसरा है व्यय विभाग, चौथा है आर्थिक मामलों का विभाग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत सरकार। मतलब कृषि विभाग और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है भारत सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था? तो 1534 में, 1536 में, 1538 या 1540। तो आप जानते हैं कि जो 1540 में है ये युद्ध लड़ा गया था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। 1540 में इसे ही कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं या बेलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। और शेरशाह ने हराया था किसको? हुमायूं को शेरशाह ने हराया था। ठीक है, इतना याद रखना आप। यदि बात करते हैं 1539 की तो ये भी याद रखना चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ठीक है, चौसा की लड़ाई हुई थी, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुई थी। ठीक है, और हुमायूं जो है इसमें भी हार गया था। उसके बाद यदि आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि हुमायूं नामा किसने लिखी है, तो गुलबदम बेगम ने लिखी है। ठीक है, हुमायूं हुमायूं नामा ये किसने लिखी है? गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। और शेरशाह सूरी का एक नाम भी पूछ सकते हैं, इसे फरीद के नाम से हम जानते थे। ठीक है, और इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीएआर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, जालंधर, शिमला और तिरुवनंतपुरम। तो इसका जो आंसर होगा शिमला में है। ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में है। शिमला किस राज्य की राजधानी है? तो ये हिमाचल प्रदेश की है और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग इसमें जो है कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है इसमें। और यदि पूछे कि गोल क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो ये आलू से है। ठीक है, इसके बाद आलू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आलू महोत्सव जो है स्वीडन में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी चीज पूछ सकता है। इसके बाद यहाँ पे तिरुवनंतपुरम तो आपको पता है केरल की राजधानी और लखनऊ उत्तर प्रदेश की है, ये राजधानी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? पहला तमिलनाडु, दूसरा तेलंगाना, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरल। ओणम जो है केरल का मुख्य त्योहार है, ये मुख्य पर्व के रूप में ये मनाया जाता है। ठीक है,
और ये जो है यह त्योहार जो है मतलब मानसून के अंत और फसल के मौसम के स्वागत के रूप में ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 ए में 4 ए द्वारा निम्नलिखित सॉरी कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? 4 ए में कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है आपको 19, दूसरा 14, तीसरा 11, चौथा 8। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि भाग 4 ए में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। ठीक है, पहले 10 थे और 86वां संविधान संशोधन जो हुआ 2002 में, इसमें 11वां जोड़ा गया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। यदि समिति पूछता है तो सरदार सुन समिति की सिफारिश पे जो है ये जोड़ा गया। अगला देखते हैं, उस राज्य की पहचान कीजिए जिसे साथ तेलंगाना अपनी सीमा साझा नहीं करता है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा है छत्तीसगढ़। तो तमिलनाडु इसका आंसर होगा कि जो तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना राज्य तमिलनाडु राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी कर्नाटक के साथ करता है, आंध्र प्रदेश के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ। अब तेलंगाना की राजधानी क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए, हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद। और इसका जो है राज्यपाल तमिल सिलाई जी जो हैं ये हैं, और चंद्रशेखर राव जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके जो ये कब बना था तो 2 जून 2014 को ये एक 29वें नंबर का राज्य बना था भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1938 में खालिस्तान कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहाँ से चुने गए थे ये पूछा है। तो हरिपुरा, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ। तो हरिपुरा से ये 1938 में कांग्रेस अधिवेशन के ये अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। बात करें हम यदि 1939 की, इसके जस्ट बाद, तो ये त्रिपुरा जो है हमारे जबलपुर में जो है एमपी में, यहाँ से त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और महात्मा गांधी जी के द्वारा जो व्यक्ति खड़े किए गए थे, कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। उनको हराकर इन्होंने ये चीज की थी। तो पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो महात्मा गांधी की तरफ से थे और सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो इनने सुभाष चंद्र बोस जी जीते थे और वहां से अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त बेसलाइन द्वारा मापा गया भारत के क्षेत्र में पानी समुद्र खालिस्तान में समुद्री मील तक फैला है। तो ये आपको बताना कितने मील तक फैला है। तो पहला ऑप्शन 16, दूसरा 12, तीसरा 21, चौथा है 18। ये पता होना चाहिए 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है, बेसलाइन जो है ये मापा जाता है 12, पानी जो है समुद्र 12 में समुद्री मील तक फैला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस होगा। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निर्देशक सिद्धांत है? पहला जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा ग्राम पंचायतों का गठन, तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, चौथा है अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसका जो राइट आंसर होगा ग्राम पंचायतों का गठन राज्य का निर्देशक सिद्धांत है। बात करें यदि कि अनुच्छेद जो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 40 जो है आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन संबंधित बात की जाती है। ठीक है, और ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। कुछ और अनुच्छेद हैं, जैसे 38 की बात करें हम तो 38 में जो है दोस्त ये न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए कल्याण को बढ़ावा देने और आय की स्थिति सुविधाओं के अवसर और असमानताओं को कम करना, ये अनुच्छेद 38 में कहा गया है। उसके बाद बात करें तो 40 में मैंने बता दिया ग्राम पंचायत, 41 में लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था की बात की गई है, 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है। ठीक है, और 46 में जो है आपको पता होना चाहिए 46 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अन्य वर्गों के हितों के संरक्षण को बढ़ावा देना। 50 में क्या है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। और 51 में क्या है 51 में जो है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और उसे सुरक्षित रखना, ये सुरक्षित बनाए रखना। तो इस प्रकार से याद रखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप की प्रतिपादक थी? पहला ऑप्शन है तराना,
दूसरा ठुमरी, तीसरा ख्याल, चौथा है ध्रुपद। तो इसका आंसर जो होगा ठुमरी होगा। मतलब गिरजा देवी हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत के रूप में जानी जाती थी, वो ठुमरी के रूप में जानी जाती थी, ठीक है। मतलब ठुमरी शास्त्रीय संगीत करती थी ये, इसके कारण इनका नाम प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक वी आर डिस्प्ले माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल ऑल राउंड द वर्ल्ड, ये लेखक कौन है? इसका पहला ऑप्शन है मिडेलिन अल्ब्राइट, ग्रेटा थुनबर्ग, तस्मीना नसरीन और मलाला यूसुफजई। तो इसका जो आंसर है मलाला यूसुफजई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 10 और ये 5 15, ठीक है, ये 10 है, ये 5 15 संबंधित है। तो आर्थिक भाषा, आधिकारिक भाषाओं से संविधान का संशोधन, आपातकालीन प्रावधान और निर्वाचन। तो आप जानते हैं निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि निर्वाचन जो है अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनाव जो है, निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसके द्वारा होगा? चुनाव आयोग में निहित होगा। 325 में धर्म, जाति या लिंग के आधार पर मतलब हम व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल करने या उनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते। उसके बाद 329 याद रखना, चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप के लिए बात कही गई है। तो ये चीज याद रखना आपको निर्वाचन संबंधित। तो जो आज क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।